Good morning, children. This is Karan sir, and you are watching online classes of Scottish Public School. Today, we are going to start our new chapter of Class 5. Yesterday, in our previous lecture, we have covered that. Chapter number 10, the British Raj and the First War of Independence was completed. So today we are going to start our next chapter, which is chapter number 11, the struggle for independence. So let's get started, and I request all the students to please open your book on page number 82. This is class 5 lecture, and we will cover chapter number 11. Today we are going to start this one. So please open your books, and the chapter's name is The Struggle for Independence. Everybody please go on the page number 82. This chapter deals how India got freedom from the British rule and what were the compromises and the sacrifices that the India needs to do for achieving the freedom. We will start this chapter. I hope you all are on the same page number 82, 83. Okay. As you saw in the previous chapter, the first war of independence was suppressed, but it lit the flame of the nationalism in the hearts of the Indians. In this chapter, we will read about the struggle for freedom and its final victory. पिछले चैप्टर में बच्चों हमने पढ़ा था किस प्रकार से हमारा जो रिवॉल्ट था सन 1857 की जो क्रांति थी उसे किस तरह से अंग्रेजों ने दबा दिया था, कुचल दिया था और उसको समाप्त कर दिया था। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या उसके बाद हमारे भारतीयों ने हार मान लिया या हमारे देश के लोगों में जीत के प्रति, स्वतंत्रता के प्रति एक अलग ही जज्बा जाग उठा और लोगों ने और ज़्यादा जोर लगाया आज़ादी प्राप्त करने के लिए। एक्चुअली हुआ ये कि पहले जब 1857 के क्रांति को उन लोगों ने दबा दिया तो उसके बाद सभी भारतीयों के दिलों में एक अलग ज्योति जग पड़ी, जिससे कि लोगों में ये इच्छा हुई कि हम लोग किसी भी कीमत पर स्वतंत्रता प्राप्त करके रहेंगे। स्वतंत्रता प्राप्त करने से मतलब है कि हम लोग अंग्रेजों को इस देश से निकाल कर दम लेंगे। द राइज ऑफ द इंडियन नेशनलिज्म, भारत में राष्ट्रवाद का उदय, कैसे करके किन परिस्थितियों में भारतीयों ने अपने देश के प्रति अपने हृदय में प्रेम की भावना जगाई, देश के लिए जीना, देश के लिए मरना, इस प्रकार की कसम खाई। Over time, the educated Indians realized that the British were draining India of its wealth. The British were becoming richer while India and Indians were becoming poorer. This realization united the Indians. Some of them came together and formed the INC. It means Indian National Congress in 1885. क्या हुआ, जैसे कि 1857 की क्रांति के बाद लोगों ने हमें दबा दिया, हमारे आंदोलन को समाप्त कर दिया, परंतु लोगों के मन में ये भावना जगी, अपने राष्ट्रवाद का भावना जगा
लोगों के दिल में देश के प्रति प्रेम का एक धारा बह पड़ी, जिससे इन लोगों के मन में ये बात आई, अंग्रेज जो है हमारे देश से हमारा धन, हमारे वेल्थ को, हमारी प्रॉपर्टीज को लूट के ट्रेड करके इंग्लैंड ले जा रहे हैं। अंग्रेज लोग अमीर होते जा रहे हैं और भारत और भारतीय लोग गरीब होते जा रहे हैं। इस बात से नेशनलिज्म का एक बहुत ही जज्बा जगा और सभी लोगों ने मिलकर ये निर्णय लिया कि हम लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन करेंगे। इसको गठन कराने वाले A.O. ह्यूम, जो कि खुद ही एक ब्रिटिश थे, उन्होंने इसकी स्थापना कराई 1885 में। इन द बिगिनिंग ऑफ द कांग्रेस डिड नॉट डिमांड इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश। शुरुआत में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, इसने आजादी की मांग नहीं रखी अंग्रेजों के सामने। दे बिलीव ब्रिटिश रूल वॉज गुड फॉर इंडिया। इन लोगों को ऐसा लग रहा था कि अंग्रेजों का जो हुकूमत है वो भारत के लिए बेहतर है। They only wanted the British to make Indians part of the government and to take steps to improve India's economy. इन लोगों की शुरुआती जो मांग थी, सरकार अंग्रेज ही चलाए, परंतु उनमें इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेताओं को भी जगह दे, उन्हें भी कांग्रेस के नेताओं को भी सरकार चलाने में एक सहभागी के रूप में उनका इस्तेमाल किया जाए। साथ ही साथ भारत की आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कुछ योजनाएं बनाई जाए, कुछ ऐसे कार्यक्रम चलाए जाएं जिससे कि भारत के लोगों में और भारत के इकोनॉमी का यानी अर्थ जगत का विकास हो सके। But when the British refused to consider their request, some members of the Congress started demanding more. They now wanted the British to grant Indian Swaraj or the self-rule. जब इन बातों से अंग्रेजों ने इत्तेफाक नहीं रखा, जब उन लोगों ने हमारे इस निवेदन को ठुकरा दिया, तब भारतीयों के मन में ये बात जगी और हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेताओं ने ये बात रखा कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, हमें पूरी आजादी चाहिए, हमें सिर्फ सरकार में हिस्सेदारी नहीं, हमें सिर्फ भारत की आर्थिक सुदृढ़ता नहीं, बल्कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, पूरी आजादी, जिसमें हम अपने देश के लोगों के लिए स्वयं कानून बनाएंगे और स्वयं हम अपने देश के भाग्य के विधाता बनेंगे। Failed speeches and writings led the growth of the nationalism in India and encouraged many Indians to join the freedom of struggle. इस तरह से निडर होकर लोगों ने अपनी बात रखनी, सामने रखनी जब शुरू की, लोगों ने अपने अपने विभिन्न माध्यमों से, अखबारों के माध्यम से, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से अपनी बातों को जब लिखना शुरू किया, तो बहुत सारे लोगों के हृदय में राष्ट्रवाद की भावना जगी, उमड़ी और सभी लोगों ने ज्यादा से ज्यादा लोग इस आंदोलन में जुड़ते चले गए। इस तरह से भारत का जो स्वतंत्रता संग्राम था ये मजबूत होता चला गया। द पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड द स्वदेशी मूवमेंट। अंग्रेजों ने क्या किया, आगे चलकर इन लोगों ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को बढ़ता देखकर इससे भयभीत होकर अंग्रेजों ने इसका तोड़ निकाला, डिवाइड एंड रूल का, यानी फूट डालो राज करो की नीति इन लोगों ने अपनाई। To suppress its growing unity among the Indians, the British decided to divide the Indians on the basis of their religion. They divided the state of Bengal, which was the main center of the nationalist movement, into East Bengal and for the Muslims and the West Bengal for the Hindus. अंग्रेजों ने ये बात का ध्यान रखा कि अगर ये सारे लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अगर एक साथ आकर लड़ेंगे तो हम लोगों पर भारी भी पड़ सकते हैं। संख्या में हम ज्यादा थे, वो मुट्ठी भर अंग्रेज थे, हम लाखों करोड़ों की संख्या में भारतीयों पर राज कर रहे थे। इन लोगों के मन में भय आया। इन लोगों ने क्या किया, बंगाल, अभी जो हमारा बंगाल है, इस बंगाल को इन्होंने दो भागों में बांट दिया। ईस्ट बंगाल जो कि आज का बांग्लादेश है, और वेस्ट बंगाल जो कि हमारे भारत का हिस्सा है, कोलकाता, सिलीगुड़ी, रायगंज, ये जो हमारे इलाके हैं, ये वेस्ट बंगाल बन गया। 1905 में इन्होंने इस डिवीजन को कर दिया, इसको बंटवारा कर दिया हमारे भारत का। तो हुआ क्या, इस बात से नाराज होकर भारतीयों ने बहुत ही जोरदार आंदोलन किए, जगह जगह प्रदर्शन किए, बहुत ही ज्यादा एक क्रांति और आंदोलन का रूप ले लिया इस विद्रोह ने। क्या किया, द इंडियंस स्ट्रांगली अपोज दिस पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड द कांग्रेस स्टार्टेड द स्वदेशी मूवमेंट इन 1905। स्वदेशी मीन्स द वंस ओन कंट्री। People stopped using goods made in Britain and started using the things made only in India. The British gave in, and in 1911 they reunited Bengal.
क्या हुआ, 1905 में जब भारत के ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल का विभाजन अंग्रेजों ने किया था, इससे खफा होकर हमारे भारतीय भाइयों ने जबरदस्त आवाज बुलंद की और लोगों ने स्वदेशी मूवमेंट चला दिया। स्वदेशी मूवमेंट मतलब अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए किसी भी सामान का, किसी भी सेवा का बहिष्कार कर दिया गया। अंग्रेज जो इंग्लैंड में बनाकर कपड़े लाते थे वो कपड़े खरीदना बंद कर दिए, उनकी किताबें, उनकी कपड़े, उनके सर्विसेज, सारी चीजों का लेना इन्होंने बंद कर दिया। तब अंग्रेज भारतीयों ने कसम खाया कि हम स्वदेशी, यानी सिर्फ अपने देश, स्व बने अपना देश, बने हमारा देश, स्वदेशी अपने देश में बने हुए सामानों का इस्तेमाल करेंगे। और इस तरह से ये बहुत ही जबरदस्त आंदोलन एक जोर पकड़ा और लोगों ने बाहर निकाल के विदेशी सामानों को आग लगा दिया, फूंक दिया और अपने स्वदेशी सामानों का इस्तेमाल बहुत ही बढ़ चढ़कर करने लगे। इस चीज से भयभीत होकर अंग्रेजों को बाद में हार मारनी पड़ी। 6 साल के बाद उन्होंने अपने निर्णय को वापस लिया। 1905 में जिस बंगाल को उन्होंने 2 भागों में बांटा था उसे फिर से एक कर दिया। फिर से ये 1911 में क्या हो गया, रियूनाइटेड हो गया। बंगाल क्या हो गया, रियूनाइटेड हो गया। एक्टिविटीज ऑफ द रिवोल्यूशनरीज, हमारे जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम में 2 तरह के नेता थे। कुछ थे जो बात से समाधान चाहते थे और कुछ थे जैसे को तैसा जवाब देना जानते थे। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए तो अंग्रेज यहां से जल्दी जाएंगे, ऐसा मानते थे। ऐसा जो मानते थे वो गरम दल के नेता कहलाए, वो लोग रेवोल्यूशनरी कहलाए। और जो लोग मानते थे कि बातचीत से हम समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं वो लोग नरम दल यानी मॉडरेट्स कहलाए। तो रेवोल्यूशनरी जैसे कि चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, ये सभी जो थे ये गरम दल के नेता थे। वहीं पर कुछ महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये सब नरम दल के नेता थे। Several young Indians were willing to take up arms against the British and sacrifice their lives for the freedom of their country. They were called the revolutionaries. बहुत सारे ऐसे नौजवान हमारे हुए जैसे सरदार भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, खुदीराम बोस। इन लोगों ने कसम खाई कि हम अंग्रेजों के खिलाफ बंदूक उठा के लड़ेंगे, इनको गोली मार कर यहाँ से खत्म करेंगे। इन लोगों ने ईंट का जवाब पत्थर से देने का निश्चय किया और अपनी जान प्राण की बाजी लगा दी। जान की बाजी लगाकर अंग्रेजों से आजादी लेने के उतारू हो गए। ऐसे लोगों को रेवोल्यूशनरीज कहा गया, क्रांतिकारी कहा गया। बारिन घोष, खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु एंड उधम सिंह वे आर सम ऑफ द प्रोमिनेंट रेवोल्यूशनरीज। ये कुछ ऐसे नेता थे जिन लोगों ने कसम खा रखी थी कि बहरों के कान खोलने के लिए धमाके जरूरी होते। इन लोगों ने सोचा जो जैसी भाषा समझता हो उसको उसी की भाषा में जवाब देना आवश्यक है, यानी लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ऐसा सोचते थे। जिन्हें लात चाहिए उन्हें लात मारना पड़ेगा और जिन्हें बात से समझ में आ जाए उन्हें बात से मनाना पड़ेगा, ऐसा ये मानते थे। इनका कहना था टीट फॉर टैट। वर्ल्ड वॉर 1 एंड आफ्टर, इसी दरमियान भारत में जब स्वतंत्रता की मांग बढ़ गई थी तभी विश्व में एक 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 छिड़ गया जिसमें विश्व युद्ध शुरू हो गया। वर्ल्ड वॉर 1 broke out in 1914 and many Indian soldiers fought on behalf of the British. The Congress thought that this would make the British grant them the freedom, but instead the British became harsher towards the Indians and imposed more taxes to recover the losses they had incurred in the war. क्या हुआ, अंग्रेजों ने भारत को एक झांसा दे दिया, एक फेक प्रॉमिस किया कि यदि अंग्रेज भारत के जवान हमारे साथ जाके अंग्रेजी सेना के साथ लड़ते हैं इस विश्व युद्ध में, इस विश्व युद्ध के समाप्त होते ही हम भारत को आजाद कर देंगे। परंतु ऐसा नहीं हुआ, बल्कि क्या किया इन लोगों ने, विश्व युद्ध में जीत होने के बावजूद भी इन लोग आ गए और आने के बाद हमारे देश में और भी कड़े कानून बनाए, हमसे और ज्यादा टैक्स इंपोज, हमारे ऊपर टैक्स और ज्यादा लगा दिए गए ताकि वॉर लड़ने में जो खर्च होता है, वॉर जो लड़ा जाता है तो प्रतिदिन का बहुत खर्चा आता है, गोला बारूद, सारा जो बम गोली चलती है उसका जो एक्सपेंसेस है उससे बहुत सारा नुकसान होता है। तो वो सारा नुकसान की भरपाई के लिए हमारे ऊपर उन्होंने टैक्स भर दिया, कस दिया और टाइट कर दिया।
गांधी जी लीड्स द नेशन। और आगे चलकर 1915 में जब महात्मा गांधी हमारे देश में वापस आए, ये आप जानते ही हैं कि इन्होंने बैरिस्ट्री की पढ़ाई की। पढ़ाई करने के बाद ये चले गए थे साउथ अफ्रीका, वहां इन्होंने कुछ दिन बिताए, 15 साल के आसपास। 1915 में ये भारत आए। भारत आने के बाद गांधी जी केम बैक टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। ही वाज इनवाइटेड टू जॉइन द नेशनल कांग्रेस एंड जॉइन द स्ट्रगल फॉर द इंडिपेंडेंस। Within a few years, he became one of the main leaders of the Indian freedom struggle. He was loved and revered by the Indian masses. Under his leadership, the movement spread to every nook and corner of this vast country. क्या हुआ कि धीरे धीरे देखते देखते हमें क्या हुआ, महात्मा गांधी जब भारत आए तो लोगों ने उन्हें आमंत्रित किया कि आप हमारे स्वतंत्रता संग्राम के लिए भारतीय कांग्रेस में जुड़ जाइए। और यहाँ देखते ही देखते ये बहुत ही चहेते नेता बनकर सभी लोगों को इनकी बातें अच्छी लगने लगी। और देखते देखते इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन को हर गली, हर नुक्कड़, हर चौराहे तक, देश के कोने कोने तक पहुंचा दिया। द रिवोल्ट एक्ट एंड द जालियांवाला बाग मैसेकर। द रॉलेट एक्ट एंड द जालियांवाला बाग मैसेकर। क्या हुआ, अंग्रेजों ने एक बनाया कानून जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। As the freedom movement spread, the British passed the Rowlatt Act, which allowed the British to arrest anybody they suspected without trial, presenting the case for the judgment in a court of law. Gandhi responded by asking the Indians to use satyagraha, non-violent, peaceful protest to fight the British. Thousands of the Indians joined the movement and non-violent meeting, demonstrations and the rallies were held across the country. At the Jallianwala Bagh in Amritsar, on 13th अप्रैल 1999 क्या हुआ, अंग्रेजों ने एक कानून बनाया जिसका नाम रखा गया रॉलेट एक्ट। इस एक्ट के मुताबिक किसी भी भारतीय को कभी भी अंग्रेजी हुकूमत की पुलिस आकर के उठा लेगी, जेल में डाल देगी, बिना उस पर किसी तरह का मुकदमा चलाए उसे जेलों में रख सकती थी 2 वर्षों तक। और इस तरह से ये बहुत ज्यादा ये एक अन्याय वाला कानून था जिसे भारतीयों ने नापसंद किया। महात्मा गांधी ने निर्णय लिया कि हम इसका एक सत्याग्रह यानी नॉन वायलेंट मोड में, यानी हम किसी तरह के हिंसा का इस्तेमाल ना करते हुए हम इसका विरोध करेंगे, बैठेंगे, अनशन पर बैठेंगे, चुपचाप रहेंगे, खाना पीना छोड़ के हम अनशन करेंगे। इस तरह का निर्णय महात्मा गांधी ने लिया। और धीरे धीरे क्या हुआ कि पूरे देश में इस तरह का नॉन वायलेंट डेमोन्स्ट्रेशन शुरू हो गया, एजिटेशन शुरू हो गया, विरोध प्रदर्शन आदि शुरू हो गए। इसी में क्या हुआ कि लुधियाना के पास, अमृतसर के पास पंजाब में एक जगह पड़ती है जिसका नाम था जालियांवाला बाग। और छोटा सा एक बाग था जिसमें चारों ओर से चार दीवारी से घिरा हुआ एक इलाका था और उसमें एक कुआं था। इसी में एक शांतिपूर्ण मीटिंग बुलाई गई हमारे देश के लोगों के द्वारा, जिसमें कि पंजाब के बहुत सारे भाई बहन, माताएं, बहनें, छोटे बच्चे, बूढ़े, औरतें, सभी लोगों ने भाग लिया। और 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ कि वहां पे बहुत सारे लोग आके बैठे और रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे, शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे थे। ब्रिटिश सोल्जर्स अराइव्ड एंड द ऑर्डर्स ऑफ द जनरल डायर शॉट at the unarmed crowd. Many died and the country was shocked in protest. Rabindranath Tagore, the author of our national anthem, re-announced the title of the king knighthood conferred to him by the king of England. क्या हुआ कि हमारे लोगों को वहां पे मारा गया और हजारों लोग मारे गए। अंग्रेजी हुकूमत के एक जनरल थे जिनका नाम था जनरल डायर, उसके ऑर्डर पर ही गोली चलानी शुरू कर दी, फायर खोल दिया गया। हमारे बहुत सारे निर्दोष बच्चे, बच्चियों, बूढ़ी औरतें, बूढ़े लोगों को मार दिया गया, मौत के घाट उतार दिया गया। इस बात से बहुत ही देश में एक शोक की लहर दौड़ पड़ी और सभी लोगों ने बहुत ही एक आक्रोश का माहौल व्याप्त हो गया। सभी लोगों में बहुत ही क्रोध हुआ, गुस्सा आया सभी को। और इस तरह से ये जालियांवाला बाग हमारे इतिहास का एक काला अध्याय है जिसे कभी भी कोई भूल नहीं सकता। और इसी बात से प्रेरित होकर जनरल डायर को मार डालने की कसम खाई पंजाब के एक नौजवान ने जिसका नाम था उधम सिंह। ये 1941 में अंग्रेज, वो जनरल डायर रिटायर हो चुका था अंग्रेजी सेना से और इंग्लैंड में जाकर रहने लगा था। 1941 में जाकर उसके घर के सामने उसके सीने में गोलियां उतार दी उधम सिंह ने। ऐसे भी उधम सिंह को हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए। जालियांवाला बाग मैसेकर, जो कि जिसे जालियांवाला बाग नरसंहार या हत्याकांड भी कहा जाता है, इसकी यही कहानी थी। रॉलेट एक्ट के प्रोटेस्ट में हो रहे शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर निर्दोष निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाने वाला जालिम जनरल डायर मारा गया उधम सिंह के हाथों।
तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे और आगे मैं क्लास 5 के बच्चों से अनुरोध करूंगा कि इस चैप्टर को हम अगले लेक्चर में उम्मीद करते हैं कि समाप्त कर पाएंगे। और आपसे मैं अनुरोध करता हूं क्लास 5 के सभी बच्चे से कि आप लोग कृपया जो इसके इस एक्सप्लोरिंग न्यू वर्ड्स है इसको पहले की तरह आप लिखेंगे चैप्टर से पहले, और आप इसका क्वेश्चन नंबर 1 फिल इन द ब्लैंक्स और चूज द करेक्ट आंसर, इन्हें आपको खुद से बनाने हैं। बना के आप मुझे फोटो क्लिक करके भेजेंगे मेरे ग्रुप में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।